ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शिता प्रज्ञा ओम गुरुदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का ज्योतिष की इस कक्षा में स्वागत है। निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान, अपनी शक्ति को केंद्रित करने का सबसे अच्छा माध्यम है मौन। जीवन में जितना मौन को धारण किया जाए उतनी ही अपनी शक्ति जो है आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे छोटे बच्चे का मन आप देखेंगे इधर उधर दौड़ता है, लेकिन माँ अगर उसे और उसके पिता के फटकार लगने पे वो मन नियंत्रित हो जाता है। ठीक वैसे ही अपने जीवन में भी ये पूरा जो जीवन है ना, सिर्फ आपके मन के विचारों के खेल के रूप में आता है। और जो व्यक्ति है वो तभी जीवन में आगे बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति आप लोग निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है उस पर परमात्मा की कृपा का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर जीवन में जो छोटे छोटे अभ्यास होते हैं वो हमेशा निरंतर करने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन में सोचे कि वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा, परीक्षा के एक दिन पहले ही पढ़ेगा, तो आप उसे कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। एक दिन में कोई परीक्षा पास नहीं की जा सकती। उसी तरह मानव के जीवन में, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी गुरु जी आ रही। आ रही। उसी तरह मानव के जीवन जी में गुरु जी आ रही। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में सोचे कि हम बैठ करके बहुत विद्वान व्यक्ति बन जाएंगे, हमारे अंदर ज्ञान बहुत चरम वे में, श्रेष्ठतम वे में हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ज्योतिष के जो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो छोटा छोटा पार्ट अध्ययन करते हैं। जब आप छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन करके जोड़ लेंगे तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि एक दिन में, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम भी एक दिन में नहीं बनाता। कोई भी चीज धीरे धीरे होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, अगर मैं अपने आप को एक अच्छा ज्योतिषी बनाना चाहते हैं तो ये भी एक निर्माण की प्रक्रिया है। अब इसमें भी हमें समय देना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा। समय और श्रम ये दो ऐसे साधन हैं जिसका अगर कोई उपयोग करे तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। अब समय तो आपका अपना है, श्रम को आपको दिशा देनी पड़ेगी, किस दिशा में आप श्रम करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति जातक की जन्म कुंडली खोलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो फोकस होता है, अटेंशन होता है, ध्यान होता है, इसको जानने का प्रयास करना है हमें कि ये जातक जो है इसका फोकस कहाँ,
ये कहाँ जाना चाहता है। जब इसका फोकस आप जान लेंगे तब जाकर के आप एक अच्छे एनालाइजर हो जाएंगे। हम लोगों के बीच में चित्रा जी ज्वाइन कर चुकी है। प्रिंस जी आप कहाँ से हो? जायसवाल प्रिंस जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कहाँ से हो? नहीं बोलना चाहते? देखिए, नवजीत वर्मा जी, चित्रा जी, अगर आप लोगों के कैमरे जो काम कर रहे हो तो उसको ऑन कर लीजिए। कोई असुविधा हो तो मत ऑन करिएगा। मैं प्रिंस जायसवाल मोतिहारी बिहार से हूँ, मोतिहारी जिला। अच्छा अच्छा, वो क्या करते हैं आप? मेरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा, आपका मेडिकल स्टोर है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आज का जो विषय है जिस पे जी। फोकस करना है। हेलो सर, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोल रहे हैं सर, उस दिन का वीडियो इसके पहले का क्लास का नहीं मिला। की कृपा होगी तभी मिल पाएगा। 3 बार से हम सोच रहे हैं कि उसको डाल दें डाल दें, तब तक मेरे दिमाग में कुछ और आ जा रहा है, कुछ करने लग जा रहा है। अब आज ये क्लास खत्म हो जाएगी तो 2 बीच में आवाज में आपको कट जा रहा है। तक आप रिमाइंड किया करिए। आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ये जो जीवन का दर्शन है ना, ये बहुत मूल्यवान होता है। अब इसमें करना क्या है, देखिए कि अगर आप किसी भी एक पार्ट से ज्योतिषीय विश्लेषण स्टार्ट करेंगे तो कहीं न कहीं जाके ज्योतिषीय विश्लेषण रुकता है। अब ये रुकने वाली प्रक्रिया को ही खोलना है हमें। हर व्यक्ति जो है जन्मजात ज्योतिषी होता है। कोई कह दे कि मुझे ज्योतिष के विषय में जानकारी नहीं है तो झूठ बोल रहा है। सोने के बाद सबको पता होता है कि कुछ घंटों बाद सूर्य उगेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये जानकारी ना हो कि सूर्य कब उगेगा? सभी को पता होता है सुबह होगी। ये जो जानकारियां होती हैं, इन्हीं का जब समन्वित स्वरूप किया जाता है तो हम ज्योतिषी बन जाते हैं। एक कुंडली बनाइए आप लोग। देखिए, जो जन्म कुंडली बनती है उसमें 12 भाव होते हैं। ये भाव कभी नहीं बदलते। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये कुल 12 भाव ही हैं। अब मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं 12 भाव में घूमता है। हर क्षण व्यक्ति के किसी न किसी भाव के फल उसको मिलते हैं। अब इसमें एक बात समझने की है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई भी एक भाव जो है वो संपूर्णता नहीं दे सकता। जैसे हम लोग इस बात को सोचते रहते हैं ना, अक्सर लोगों के व्यक्तित्व में ये बात आ जाती है कि त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है 1 5 9। ये इसको बोलते हैं त्रिकोण। पहला भाव शरीर है व्यक्ति का, पंचम प्रेम है और ये भाग्य है। अब इसको देखिए, अगर समझिए कि 1 5 9 है क्या। व्यक्ति के पास शरीर हुआ, शरीर से के बाद उसमें प्रेम। प्रेम का मतलब, उत्पत्ति का मतलब प्रेम भावनात्मक होता है। कभी भी इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाए, किससे हो जाए? प्रभु श्री राम से हो जाए तो वह व्यक्ति तुलसीदास हो जाएगा। प्रेम अगर व्यक्ति को अपनी किताबों से हो जाए, गणित से हो जाए, ऐसे कहें तो गणित के विषय में अगर आप समझेंगे तो भारत में एक व्यक्ति हुए थे जो कक्षा 10 नहीं पास कर पाए। वो सिर्फ गणित में 100 नंबर पाते थे, बाकी सारे विषयों में फेल हो जाते।
और उनका गणित के प्रति अगाध प्रेम था। उसी तरह ये नवम भाव जो होता है ना, व्यक्ति का भाग्य होता है। अब इसमें फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। अब हम आपको आज जो विषय पढ़ाएंगे कि लग्न, शरीर, प्रेम और नवम भाव, इन तीनों को हमको जोड़ना है। जोड़ करके व्यक्ति के जीवन के विषय में विश्लेषण करना है। पहला भाव व्यक्ति का शरीर है, पांचवा भाव प्रेम है, नवम भाव व्यक्ति का भाग्य भाव है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। अब इनको जोड़ने की प्रक्रिया कैसे होगी वो भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कैसे जोड़ेंगे। ज्योतिष का ज्ञान व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे आता है। अब इसमें होता क्या है कि हम एक कुंडली आपके लिए खोल रहे हैं, फिर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस को एक साथ हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे हम किसी व्यक्ति के जीवन से जोड़ेंगे। बिकॉज ज्योतिषी विश्लेषण जितना आप माइन्यूट करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपको। जितना आप माइन्यूटली किसी चीज को समझेंगे उसका विश्लेषण भी उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। अगर आप माइन्यूटली नहीं समझेंगे तो उसका विश्लेषण आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक जन्म कुंडली खुल रही है, इसका हम लोग लग्न देखेंगे। जो ये देखिए लग्न कुंडली खुल गई। ये लग्न कुंडली खुलने में थोड़ा समय लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये 4 नंबर है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। अब पंचम भाव यहाँ पे देखिए, ये फिफ्थ हाउस है आपका। 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा है 8 नंबर। इसका स्वामी ये है आपकी वृश्चिक राशि। इसका स्वामी है मंगल। मंगल आपके पंचम भाव का स्वामी है मंगल, और लग्न का स्वामी है चंद्रमा। नवम भाव देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का, 9 नंबर का स्वामी है गुरु। अब इसमें हुआ क्या है देखिए, इसमें बड़े ध्यान से समझिए।
आपको एक लाइव डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, आप लोग शांति से बैठे रहिए। हेलो, नमस्कार नमस्ते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं दीपक जी? हाँ जी, करते क्या हैं आप? कौन से काम करते हैं? अच्छा अच्छा, सोलर पैनल लगाते हैं। अभी लाइफ आपकी कैसी चल रही है? कोई समस्या है उसमें क्या? हाँ जी, किस तरह की समस्या आ रही है आपकी लाइफ में? अपनी बर्थ डिटेल डाल रखी है आपने? आप अमृतसर से हो? महाराष्ट्र से हैं क्या? अच्छा अच्छा, काफी परिश्रम करना पड़ रहा है, फिर भी आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं। घर में कितने लोग हैं आपके? अकेले व्यक्ति हो घर के, कमाने वाले आप? अच्छा, बाकी लोग क्या करते हैं? अच्छा, आपकी धनु लग्न है। देखिए, लग्न का स्वामी गुरु जो है 12वें घर में केतु के साथ कंजंक्शन किया है। आपकी कमाई से ज्यादा आपका खर्चा हो जाता होगा। कर्जे में भी हो क्या? और उसके बाद आप देखिए, आपकी कुंडली का जो 9वां भाव है उसका स्वामी सूर्य जो है 10वें भाव में विद्यमान है। मेहनत करेंगे तब जीवन में सफल होंगे। परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो देखो, आने वाला समय आपका पिछले बीते हुए समय से काफी अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तब जाकर के समय अच्छा बीतेगा। शुक्र की महादशा तो आने वाली है आपकी इस समय। हाँ, 24 जून 2023 से चल रही है आपकी शुक्र की महादशा। और शुक्र की महादशा अभी काफी समय तक चलेगी आपके साथ। अभी शुक्र में शुक्र है। खर्चे आपके बढ़े हुए हैं क्या इसमें बहुत ज्यादा? पैसा बहुत खर्च हो रहा है आपका इस समय। मोबाइल देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं? अभी ने इस समय आप सुबह उठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, और रोज सुबह उठ करके सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरतंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इसी का जप करिए 108 बार। सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरतंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इसी का 108 बार जप करिए, तब जाकर ये कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में लाइफ। हाँ जी, सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके का 108 बार रोज जप करिए सुबह उठ करके। इससे जो है शुक्र की जो महादशा चल रही है वो आपको अच्छा परिणाम देगी। अन्यथा की स्थिति में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावनाएं कम बन रही है। और सुबह शाम जो है घर में दीपक जलाइए और कपूर जला करके भगवान की आरती गाइए। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती सुबह शाम गाइए घर में।
जितना गाएंगे उतना ही पॉजिटिव है। आपकी कॉल अभी डिसकनेक्ट हो जाएगी, आपको और भी जानना हो तो दोबारा कनेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे, अभी हम रहेंगे। शुक्र की दशा जो है आपके जिन भावों को जागृत कर रही है वो हम आपको बता देते हैं। शुक्र की महादशा में आपका 12-8 है, तो इसमें अष्टम भाव में थोड़ा प्रॉब्लम का कारक होता है। 12वां जो है अत्यधिक खर्चे का कारक होता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आप जो है दुर्गा जी के मंत्र का जप करें। अब देखिए, इसमें एक बात बहुत अच्छे समझने की है, इसको अगर अच्छे से समझेंगे तब आएगा। जैसे किसी भी जातक की कुंडली आपने खोल दी, और मैंने कहा पहले पंचम और नवम को देखिए। अब एक विषय है जिसको हम आपको बताएं, वो समझ लीजिए। जैसे देखिए, इस कुंडली में लाइव है, ये लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली में ये 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर जो होता है वो धनु राशि होती है, इसका स्वामी है जुपिटर। ये देखिए, गुरु 12वें में गया। जब भी लग्न का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, छठे भाव में चला जाए, अच्छा, सो जब भी लग्न का स्वामी जो है 6 में चला जाए, 8 में चला जाए, 12 में चला जाए, अगर ये लग्न का स्वामी एग्जैक्टली यहाँ पे आए, 6 हाउस में आए, या फिर 8वें में आ जाए, तो एक सूत्र हमेशा याद करिए कि 6, 8, 12 में जाने से लग्न पीड़ित हो जाएगा। लग्न पीड़ित होने में इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आता है। अगर 12वें घर में चला गया, सपोज कर लिए लग्न का स्वामी 12वें में गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक के साथ एक समस्या खड़ी हो जाएगी, उसका जितना भी अर्निंग होगा उसका खर्चा उससे ज्यादा होगा। तो अब खर्चा उसका ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, खर्चा ज्यादा होने से ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी रहती है। तो क्या ऐसा जातक हमेशा जीवन की धन कमी को भोगता हुआ चला जाएगा? उसके लिए उपाय किए जाते हैं, उपाय उसी में आता है। अब ये पंचम भाव को आपको देखना है, 5th हाउस को। ये जो 5th हाउस का स्वामी होता है ना, ये प्रेम का होता है कारक, शिक्षा का होता है, और संतान का कारक होता है। ये 3 चीजें इसमें इसमें आएंगी, प्रेम, शिक्षा और संतान। और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। अगर प्रेम ना हो तो भी समस्या है, शिक्षा भी ना हो तो भी समस्या है। आजकल लोग पढ़ने लिखने को शिक्षा समझते हैं। शिक्षा वो है जो हमें संस्कारवान बनाए, और संस्कारों की संसार में बहुत बड़ी कमी होती है। सो हुआ क्या कि व्यक्ति के अंदर अगर शिक्षा का अभाव हो जाएगा, व्यक्ति अगर स्किल विहीन है, समझ लीजिए योग्यता विहीन है, ऐसे में उसका जीवन तो बहुत संघर्ष में चलेगा। संतान ना हो तो भी। अब इन तीनों भावों को आपको समझना कैसे है? अब इस पंचम भाव का जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है, 5th हाउस का ओनर इस कुंडली में है मंगल। मंगल है कहाँ? मंगल यहाँ है, देखिए। सो पंचम भाव की इस ये जो प्लैनेट है उसको चेक करिए, वो है मंगल। अब मंगल है कहाँ? मंगल है यहाँ पे। मंगल मरकरी और वीनस के साथ है 9वें भाव में। सबसे पहले इस मंगल के साथ एक चीज घटित हुई है, वो ये है कि ये अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में क्यों? क्योंकि ये 9वें घर में है, ये 6, 8, 12 से बच चुका है। बाकी के एस्पेक्ट बाद में चेक करेंगे, पहले प्लैनेट की जो पोजीशन है उसको चेक करना चाहिए। खतरनाक पोजीशन होती है 6, 8, 12, इससे बचा, इसका मतलब उस भाव से संबंधित फल उस जातक को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कठिनाई हो जाएगी। और नवम भाव का कारक, नवम भाव का कारक इसमें सूर्य है। सूर्य को चेक करिए, ये भी 6, 8, 12 में गया नहीं, ये 10वें भाव में आ गया। जब भी नवमेश जो है दशमेश बनता है, 10वें भाव में जाता है, तो उसी स्थिति में व्यक्ति को जो है परिश्रम के बेसिस पे सफलता मिलती है। देखिए, भाग्य का कारक कर्म से जुड़ गया, इस कुंडली में योग बने हुए हैं। सो अगर व्यक्ति परिश्रम करेगा तो जीवन में सफल होगा। सो लग्न पंचम और नवम को हमेशा देखना चाहिए, अपनी अपनी कुंडलियों में चेक करिए लग्न पंचम और नवम की स्थिति क्या है। क्या एक चीज और भी आती है जो हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे पता करें क्या स्थिति हो, वो हम आपको बता देते हैं।
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो चार्ट बनता है ना प्लानिटरी पोजीशंस का, यहां से आपको सहायता मिलेगी। कुंडली गायब हो गई। ये जो प्लानिटरी पोजीशन का चार्ट बनता है ना, ये काफी चीजें आपको बताएगा। देखिए इसमें लग्न का स्वामी जो है जुपिटर है। अब गुरु, मार्स, जुपिटर, ये देखिए ये फ्रेंडली साइन में हम लोगों को क्या चेक करना पड़ता है, हम तीन एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं। एक तो फ्रेंडली साइन में हो, दूसरा होता है इनिमी साइन, और तीसरा होता है न्यूट्रल। और एक वर्ड और यूज किया जाता है, एग्जाल्टेड और डिविलेटेड। एग्जाल्टेड का मतलब होता है नीच, एग्जाल्टेड का मतलब होता है उच्च, और डिविलेटेड का मतलब होता है नीच। सो जब भी ग्रह उच्च की राशि में होगा तो वो अपना परिणाम जो है बहुत अच्छा देगा। वही ग्रह अगर नीच की राशि में होगा तो वो बहुत कम अच्छा परिणाम देगा। स्वराशि में होगा तो भी अच्छा परिणाम देगा, सत मित्र के घर में होगा तो भी अच्छा परिणाम देगा। अगर वही ग्रह शत्रु के घर में चला गया तो अच्छा परिणाम नहीं देगा। ये है चार एस्पेक्ट। अब मान लीजिए हमको भूल जाए, तो उसके लिए प्लानिटरी पोजीशन एक बहुत अच्छा मीडियम है। देखिए हमारे पास जो प्लानिट है जिनको चेक करना है, जुपिटर को। जुपिटर जो है फ्रेंडली साइन में गया है। और दूसरा प्लानिट हमें चेक करना था मंगल को। मंगल यहाँ पे है, मार्स। मंगल भी फ्रेंडली साइन में चला गया। तीसरा प्लानिट हमें सन को चेक करना था। सन देखिए न्यूट्रल प्लानिट में। सो लग्न जो है आपका, ये तो ट्रांजिट टुडे, लग्न जो है वो न्यूट्रल हो गया। इसका तात्पर्य हुआ कि उस व्यक्ति को शरीर संबंधी जो रिजल्ट होते हैं वो कम मिलेंगे। ही इज गोइंग टू रिसीव लेस अमाउंट। पर दूसरी चीज, जो लग्न का 12वें में जाकर प्रेडिक्शन आपने कर दिया कि खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, पर जुपिटर फिर भी अच्छी कंडीशन में है क्योंकि वो फ्रेंडली साइन में है और 12वें घर का कारक होता है। तो इस वजह से गुरु से संबंधित जो उस व्यक्ति को परिणाम मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। और तीसरा प्लैनेट हमारे पास है मंगल। मंगल फ्रेंडली साइन में है। निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम, शिक्षा और संतान में समस्याएं नहीं आएंगी। इसी को अगर आप एक्सपैंड कर दो, जैसे किसी किसी चीज का एक्सपेंशन करते हैं लोग, कोई भी चीज आपके पास है उसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो उससे एक आपको जनरलाइज फार्मूला मिल जाएगा। जनरलाइज फार्मूला क्या होता है? किसी भी भाव को चेक करने का तरीका। कोई भी भाव हम कैसे चेक करें, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उस भाव के भावेश, भाव का जो स्वामी है, उसकी स्थिति को जाना जाए। और उसकी स्थिति को जानने का तरीका ये होता है कि आप देखिए भाव का स्वामी स्वराशि का है, अपने घर में है, या फिर उच्च राशि का है, या फिर मित्र के घर में है, या फिर न्यूट्रल साइन। न्यूट्रल साइन में भी बहुत बुरे परिणाम नहीं मिलते, पर सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे जब वही ग्रह जो है उच्च राशि में होगा। अब होता क्या है कि व्यक्ति का पूरा जीवन शरीर के पीछे भागता है, इसलिए लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए अपने जीवन में आप किस तरफ भागते हैं। होल लाइफ इज टारगेटेड टुवर्ड बॉडी ओनली। पूरे शरीर की व्यवस्था हम लोग करते हैं, शरीर के लिए घर बनाते हैं, शरीर के लिए कार खरीदते हैं, शरीर के लिए भोजन, एवरीथिंग इज वी आर डूइंग फॉर और फिजिकल बॉडी।
पंचम भाव, उसके बाद जब हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी होती है तो हम प्रेम की तरफ जाते हैं। और प्रेम के बाद फिर हम धर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं। भाई अब यहाँ तो कुछ मिलने वाला से रहा नहीं, अब चलो हरि नाम जपा जाए। तो आखिरी जो रास्ता है वो भाग्य भाव को मजबूत करने का होता है। किसी भी जातक के कुंडली में अगर उस व्यक्ति का 1, 5 और 9 काफी स्ट्रांग स्थिति में है, मतलब उस व्यक्ति का शरीर, उसका प्रेम भाव और उसका नवम भाव ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब अच्छे हों, आप ऐसे समझो। तो इसे होगा क्या? ऐसी स्थिति में उस जातक के जीवन में जिसे मनुष्य की भाषा में सुख कहते हैं, सुख रहेगा उसको। अब अगर 1, 5, 9 पीड़ित हो जाए, 1, 5, 9 पीड़ित होने का तात्पर्य होता है कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, इनकी स्थितियां जो हैं बिगड़ जाए। अब बिगड़ेगी कैसे? बिगड़ने का सिर्फ इसका एक ही साधन होता है, लग्न, पंचम और नवम के स्वामी 6, 8, 12 में चले जाए, छठे हाउस में चले जाए, 8वें में चले जाए, 12वें में चले जाए। एक ये तरीका है। दूसरा बिगड़ने का तरीका क्या है? हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, उसको बोलते हैं शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, या कभी कभी देव ग्रह और कभी कभी राक्षस ग्रह बताए जाते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? अब इस बात में जैसे ही आप अपने दिमाग में डालेंगे तो शुभ ग्रहों की दृष्टि 1, 5, 9 पे पड़े तो ये बढ़ाएंगे। और ये जो पाप ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों को अगर आप गिनना चाहो तो बड़ा आसान है, राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल। केतु जो है दुख देता है, पर ये शुभ ग्रहों में चला जाता है, ये याद रखिएगा, इसमें नहीं डालना है आपको। राहु और शनि रखेंगे। और जो शुभ ग्रह आते हैं उसमें आप ले सकते हो, शुक्र को ले सकते हो, गुरु को ले सकते हैं, और सबसे शुभ ग्रह जो है जुपिटर होता है। अब इनकी दृष्टियां अगर पड़े तो 1, 5, 9 का प्रभाव बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब होता है ये बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देंगे। ये दृष्टि वाला प्रॉब्लम आता है, ये बहुत अच्छा आता है। जब आप कुंडली खोल के बैठेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आपको प्रिडिक्शन करना है। तो इससे होगा क्या? इससे होता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं रहती। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि जीवन में प्रगति हो जाए, पर ये प्रगति हो नहीं पाती। ये प्रगति होगी कैसे? ये पॉसिबल तभी होगा जब 1, 5, 9 को मजबूत करेंगे। अब 1, 5, 9 को मजबूत कैसे करते हैं? जो फर्स्ट लग्न का लॉर्ड है उसके मंत्रों का जप करिए। फिफ्थ का लॉर्ड है उसके मंत्रों का जप करिए। अब एक साथ सारे मंत्रों का जप मत करिए, एक एक करके करिए। जब आप एक एक करके मंत्रों का जप करेंगे तब जाकर के इनके स्वामी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और जब ये इनके स्वामी की स्थिति मजबूत हो जाएगी तो ये आपको अच्छा परिणाम देंगे। अक्सर व्यक्ति जो है अपने जीवन में परिणाम को ही लेकर के सशंकित होता है, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। सो इसके लिए हम आपको एक बात बताएं कि हर व्यक्ति को 3 मंत्र आप जरूर बता दिया करिए। एक तो गायत्री महामंत्र बताइए, इसका 108 बार जप करो। अगर किसी व्यक्ति ने 108 बार गायत्री मंत्र का लगातार 1 हफ्ते तक जप कर लिया तो उसके विचार जो है काफी शुद्ध हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। दूसरा मंत्र उसे बताइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। हमें गुरु की शक्ति को बढ़ाना है, गुरु का मतलब ज्ञान। अब ये 2 मंत्र दे दीजिए और हनुमान चालीसा सबको पाठ कराइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मशक्ति बढ़ी रहेगी, दिशा होगी और पराक्रम होगा तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर उसके पास ये सारी चीजें नहीं है तो लाइफ में प्रोग्रेस होने की कोई संभावना नहीं। आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर आपके जीवन में आत्मबल नहीं है, प्राण शक्ति कम है और आपकी जो क्षमताएं हैं वो बस स्व के तक है, अपने तक है, तो जीवन में बिल्कुल प्रगति नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, डू एनीथिंग, नो प्रोग्रेस विल बी देयर। और खुद अपने जीवन का प्रकाश हमें स्वयं बनना है। अपना चेहरा शीशे में देखिए, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है,
नहीं चमक रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर का जो ऑरा है, जो प्राण है, वो अभी सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे एक कैंडल ले लीजिए और कैंडल के ऊपर की जो विक होती है ना, जो धागा बाहर निकला हुआ रहता है, अब वैसे ही लोग लेके घूम रहे हैं। उस मोमबत्ती में प्रकाश है पर वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसको एक माचिस की जरूरत है। जैसे वो माचिस का संपर्क करेगी उसमें से प्रकाश निकलेगा। वैसे ही हम सब दिव्य आत्माओं के अंदर भी आत्म प्रकाश फूट फूट के भरा है, फूट फूट के भरा है। इतना दिव्य प्रकाश है, इतनी शांति है, इतना प्रेम है, इतना आनंद है कि उसको बांटने फिरेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। पर हम जो है अपने जीवन के उस क्षण में ही फंस जाते हैं कि हमें बहुत दुख होता है। आज का विषय 159 पे था। आप लोग कुंडली खोल करके लग्न को, पंचम को, नवम को इस तरह चेक करेंगे, उसका इस तरह विश्लेषण करेंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो अपने जातकों को बताइएगा। सबसे पहले इसका प्रयोग अपनी कुंडली पे स्वयं करें कि हमें अपने लग्न, पंचम और नवम को मजबूत करना है। कम से कम 10 दिन लग्न का मंत्र जप कर लीजिए, 10 दिन पंचम का मंत्र जप कर लीजिए, 10 दिन नवम का मंत्र जप कर लीजिए। देखिए आपके जीवन में निश्चित रूप से पूरा 30 दिन का समय लगेगा, लेकिन 30 के दिन के बाद 31वें दिन आप एक नए व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, हमारी सोच पे निर्भर करता है। वॉट एवर वी थिंक सेम वी बिकम। अभी मैंने क्या किया है, हम 40 मिनट की क्लास लेते हैं तो 2 मिनट 31 सेकंड बचे हैं। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। दोबारा क्लास स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उसमें कुछ लोग कम जुड़ पाते हैं, आनंद नहीं आता। 2 मिनट 31 सेकंड बचे हैं, किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। सर गुरु जी जैसे ये मेरे को गुरु षडबल के बारे में पूछना था। तो आपने कल उस दिन परसों षडबल के बारे में बताया था ना, तो फोन में आपने बताया था कि फोन में देखा जाएगा, उससे पहले क्लास खत्म हो गई थी। फोन में आप समझाते समझाते रह गए। तो ये फोन एक दिन जोड़ना पड़ेगा, एकदम जोड़ते हैं फिर पूछ में से। आपका प्रश्न कोई है क्या करेंगे? प्रश्न यही था सर कि उसे वहां पर किस तरीके से देखते हैं कि गुरु अगर पहले नंबर पर है और चंद्र दूसरे नंबर पर है, तो उसे किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने का तरीका वही है। फोन वाले में 1 नंबर का मतलब सबसे बड़ा, 2 नंबर का मतलब उससे छोटा, फिर 3 नंबर का मतलब उससे छोटा। उसमें उल्टा चलता है। जो 7 नंबर पे वो सबसे सबसे कम है। हाँ, 1 नंबर वाले की डंडी बहुत बड़ी है। और भी किसी के पास कोई प्रश्न? बिल्कुल। सर जैसे आपने भी बताया था 159 पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो अगर, लेकिन षडबल में गुरु की सबसे 7 नंबर मिले हैं, तो भी क्या उनका शुभ दृष्टि पड़ेगी, उनका प्रभाव रहेगा? हाँ, जितनी पावर है उतनी प्रभाव दिखाएंगे। जैसे 7 नंबर का मतलब ये नहीं हुआ कि गुरु कमजोर है। सारे ग्रहों में गुरु 7वें नंबर पे आ गए, मतलब जितनी प्लानिट आपके पास है हाँ जी। तो अपने 7 नंबर की पावर दिखाएंगे, जितनी क्षमता आपकी बढ़ा देंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में। यानी कि कम कम आप रहेगा हाँ मतलब आप उनका प्रभाव, लेकिन ये कि पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा प्रभाव सर पड़ेगा। मेरे उसमें गुरु पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चंद्रमा, तीसरे पे सूर्य है। तो इसे किस तरीके से रहेगा। आप देखिए, खुद ही देखिए। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अनम्यूट योर सेल्फ, आस्क द क्वेश्चन। गुरु का तेज है, सूर्य का प्रकाश है, मन में शांति रहेगी। सो कल्याणी जी, आपका क्या प्रश्न है? आज की कक्षा यही है। ओम शांति।